में हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ जारी किया। आधी अमेंडमेंट्स वो हैं जो अपोजिशन इसमें करना चाह रही थी। टोटल 38 शिकायत नैब की, उसमें से 34 इन्होंने अमेंडमेंट्स पेश किए हैं। सारा मकसद ब्लैकमेल करने का है और ये समझ रहे थे इनको एनआरओ दे देंगे तो अगर ना दाने कम हो जाए, मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है, अगर ना होने वाले काम खा लूं, दीवारों को पानी नहीं कर सकता। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है। 120 दिन पाकिस्तानी सियासत के बहुत अहम है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, नैब ऑर्डिनेंस पर पिछले 1-2 रोज़ से कानूनी पहलू से काफ़ी ज़्यादा उसका डिस्कस हुआ है। आज हम उसके सियासी पहलू को डिस्कस करेंगे कि इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद अपोजिशन की जमातें तो ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट ने ख़ुद को एनआरओ दे दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे अपोजिशन के लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है और आने वाले दिनों में इसका गवर्नमेंट को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। और जो टाइमिंग गवर्नमेंट ने चूज़ की वो कितनी इंपॉर्टेंट थी कि एक कायम मुकाम चेयरमैन नैब जो कि एक्सटेंशन लेके बैठे हैं, कंप्रोमाइज़ पोजीशन पर हैं, उनके दौर में ला के ये ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिज किया गया, लाया गया और नैब चेयरमैन के पर काट दिए गए। इस पर आने वाले दिनों में हमारी सियासत पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे और जो इस पर सियासत हो रही है, क्या अमलन अपोजिशन की जमातें हिम्मत करेंगी इस ऑर्डिनेंस को आइन के आर्टिकल 89 के तहत सेनेट में रेजोल्यूशन ला के इसे मनसूख करने के लिए। और साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कि शेख रशीद साहब आज फरमा रहे थे कि पाकिस्तानी सियासत के लिए अगले 120 दिन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इस पर पाकिस्तानी सियासत में तेज़ी आएगी अगले 120 दिन के अंदर और एक नई सिमत मुतय्यन होगी पाकिस्तानी सियासत की, क्या होने जा रहा है अगले 120 दिन के अंदर। और नाज़रीन हम बात करेंगे जो वो नून लीग को भी मुतनब्बे कर रहे हैं कि जो वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं उनके लिए बड़े नुकसानदेह होंगे। शहबाज साहब जो हैं वो मामला ठीक करते हैं, मरीम नवाज़ साहब उसमें सारा पानी फेर देती हैं, तो नून लीग के लिए क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में। और हम बात करेंगे वज़रा के बयानात के हवाले से जो बड़े अजीब व गरीब बयानात देने लग गए हैं। फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि 3 साल में हम करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ दे चुके हैं और अली अमीन गंडापुर साहब ने तो बड़ा अजीब व गरीब मशवरा दे दिया कि चीनी के अगर 100 दाने आप डालते हैं चाय में तो 9 दाने कम डालें, यानी 9% जो है अपने जो खाने पीने के अखराजात हैं वो कम कर दें। ये इस तरह के बयानात वज़रा क्यों दे रहे हैं। और हम बात करेंगे 16 साल गुजर गए हैं आज़ाद कश्मीर और बालाकोट के अंदर जो ज़लज़ला आया था तबाहकुन, जिसमें 80,000 जानें चली गई थी। उस वक्त जो तबाही हुई उसके बाद हमने आज उस तबाही से क्या सबक सीखा? क्या हमने जो बिल्डिंग कोड्स आए थे उस पर अमल दरामद हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। जो तामीराती काम होने थे वो कहाँ पहुँचे, प्रोग्रेस क्या है, उसको भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में मोहसिन बेग साहब ने, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मंसूर अली खान साहब, सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और हमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक साहब ने ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं ऑर्डिनेंस के हवाले से कि क्या मुस्लिम लीग नून सेनेट के अंदर इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव करने के लिए कोई बातचीत करेगी। पीपल्स पार्टी तो इस पर इंटरेस्टेड है। अयाज सादिक साहब, ऑर्डिनेंस आपने भी मुस्तरद कर दिया, आपकी पार्टी ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी मुस्तरद कर दिया, लेकिन इसे अमलन मुस्तरद करवाना वो आर्टिकल 89 के तहत आपने रेजोल्यूशन लेके आनी है सेनेट के अंदर। क्या लेके आएगी नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर कोई रेजोल्यूशन? पीपल्स पार्टी तो कह चुकी है हम लेके आएंगे, लेकिन ज़ाहिर नून लीग के बगैर वो कर नहीं सकते ये काम। ये गवर्नमेंट ने ले करना होता है, नेशनल असेंबली और सेनेट में उनके ऊपर कंपल्शन है, तो वो ये करेंगे कि आइदर हाउस में कर देंगे ले। जब वो ले होगा तब डिस्कशन पे आएगा। तो सेनेट में वो ये करेंगे कि उसको ले ही नहीं करेंगे, जब ले करेंगे तभी डिस्कशन शुरू होगी ना, और तो वो वहां नहीं लेके आएंगे। हम उसके डिफरेंट टूल्स करेंगे। नेशनल असेंबली में वो क्या करेंगे, वो प्राइवेट मेंबर्स डे पे 247 नंबर आइटम उसको रख लेंगे। जब वो 247 आइटम रखेंगे तो वो देखते रहेंगे, सिचुएशन देखते रहेंगे कि हमने इसको कब लेके आना है और कब करना है और करना भी है या नहीं करना, या लटकाते जाएं और इसको 120 प्लस 120 दिन हम चला के देख लें। तो उनकी नीयत जो है, और ये मैं तो ये कहता हूँ कि एक तो है ना मदर ऑफ ऑल एनआरओज, ये ग्रैंडफादर ऑफ ऑल एनआरओज है, जो इमरान खान साहब ने अपने आप को, अपनी कैबिनेट को, अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, अपनी कमेटी के चेयरमैन को, इन्होंने प्लानिंग कमीशन को, हर एक को मदर ऑफ। और ये मैंने जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम पे को 8-10 दिन पहले मैंने ये कहा था कि मुझे ये पता चला है गवर्नमेंट के एमएनएस के साथ कि ये लोग बहुत परेशान हैं कि वक्त गुजर रहा है और अगर हमने नैब लॉ चेंज ना किया तो हमारे साथ भी हुकूमत अगर हमारी ना आई तो हमारे साथ वो सलूक नहीं होगा जो हमने नून लीग वालों के साथ किया कि पहले अरेस्ट करो और फिर डिस्कशन करो और फिर उनको फ्रेम चार्ज करो और 2-2 साल
चार्ज ही ना करो। जो हम बार बार कहते थे ना, न्याजी और नैब का जो गठजोड़ है, नेक्सस, वो प्रूव हो गया कि उसी चेयरमैन। तो उनकी घबराहट मैंने 8 दिन पहले बता दिया था जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम पे, रिकॉर्डिंग निकलवा के देख लीजिएगा कि ये परेशान है, अब जान बचाने के लिए फिर रहे हैं, बिकॉज महंगाई, बेरोजगारी की वजह से इनको पता है कि अगले इलेक्शन में उनका क्या हाल होगा। नॉट ओनली दैट, कहा गई BRT, यहाँ 3 मेट्रोज बनी जिसकी लेंथ उतनी की, हर मेट्रो की लेंथ उतनी थी जितनी एक BRT की, वो 3 जितने की बनी उससे ज्यादा एक में। चीनी का जो अरबों रुपए खाया गया, आटे का जो अरबों रुपए खाया गया, जो LNG इंटेंशनली नहीं इंपोर्ट की गई ताकि फर्नेस ऑयल वालों को एडवांटेज देने के लिए, वहां पैसा खाया गया। बेशुमार केसेस हैं जहां इन्होंने अपॉइंटमेंट्स की, इलीगल अपॉइंटमेंट्स की, दोस्तों को लगाया। सर करेंगे क्या आप, करेंगे क्या इस पे, किस तरह से गवर्नमेंट को है वो गिरफ्त में लेकर आएंगे? क्योंकि यही अगर खान साहब होते अपोजिशन में, वो तो इस वक्त उन्होंने काफी जो है ना हलचल मचाई होती। वो झूठ का पुलंदा है ना, हम सोच समझ के बात करते हैं, वो जो मुंह में आता है बोल देते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं ये तो मैंने बाय द वे कहा था। 32-35 पंक्चर जो थे वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। 2 साल तुम शोर में, लेकिन आप अमलन क्या करने जा रहे हैं? खान साहब को देंगे टाइम, वो अपनी गवर्नमेंट पूरी करें, या फिर उससे पहले कोई किसी किस्म का कोई सरप्राइज दिया जा सकता है उन्हें? नहीं, हम तो पहले इस ऑर्डिनेंस की बात करें ना। देखें, इस ऑर्डिनेंस को हम नेशनल असेंबली में भी रेज करेंगे, इशू को हम सेनेट में भी रेज करेंगे, और हम मोशन को डिफीट करने की कोशिश करेंगे, और हम इस पे पूरा काम करेंगे कि जो इनके एलाइज हैं और इनके MNAs हैं, उनके ऊपर भी हमें वर्क करने की जरूरत है। क्यों ना हम करें, उनको ना दिखाएं कि कल आप भी ये अकाउंटेबिलिटी थी जिसकी वजह से आपने हमारी जमात छोड़ी थी, या आप प्रेशर में आगे चले गए थे। उसके बाद हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का भी एक दरवाजा है, हमारे पास सड़कें भी है, हमारे पास हर ऑप्शन अवेलेबल है। और ये ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर ऑफ ऑल जो NROs है, वो इमरान खान ने अपनी, देखे अलीमा बाजी को बचाना तो था उन्होंने ना, उन्होंने जो घर जो है बेनामी जो लिया था उसको भी तो बचाना है। तो अब वो डाल दिया टैक्स डिपार्टमेंट का भी, टैक्स फाइन ले ले, पेनल्टी ले ले तो कर दे। इस तरह नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। अकाउंट का हमने भुगत ली है, हमने कर लिया, हमें और जो जेल डालना है डाल दें, मगर हम ये नहीं है कि अब आप स्कॉट फ्री चले जाएं और दूसरों को अजियत दे के, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका या सादिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी मोहसिन बेग साहब, खान साहब कहते थे किसी को NRO नहीं दूंगा, जो शिकें थी अपोजिशन ने जो तरामीम 35 लाई थी वो कह रहे थे कि ये NRO है। आज फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनमें से बहुत सारी बातें हमने मान ली हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने ज़मानत का इख्तियार दे दिया है, एहतसाब अदालत को पहले वो नहीं था, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं हमने मानी अपोजिशन की भी। कितनी स्मार्ट ये मूव है गवर्नमेंट की कि जब चेयरमैन नैब कोई परमानेंट नहीं है, एक तोसी पर बैठे चेयरमैन नैब हैं जिनकी पोजीशन बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उस दौरान नैब के अंदर इतनी बड़ी तरामीम ला के चेयरमैन नैब के पर काट दिए, प्रोसिक्यूटर जनरल के उनको कर दिया कि पाबंद वहाँ से आएगी किसी किस्म की कोई एडवाइस, तो फिर उस पर वो कोई रेफरेंस वगैरह लेकर आएंगे। कितनी स्मार्ट मूव थी गवर्नमेंट की, और ये आपको लग रहा है कि जो गवर्नमेंट चाह रही है वो कर पाएगी? समर, ये इसको स्मार्ट मूव तो नहीं कह सकते, डिठाई है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के फिर बहुत ही माशाल्लाह करेज के साथ आके टेलीविज़न पे आवाम को गलत बयानी भी करते हैं। ये वतीरा मैंने पहली बार देखा है कि आप गलत बयानी भी करें और इतनी डिठाई से फोर्सफुली उसको डिफेंड भी करें। और ये है NRO है 100%, मानते हैं अपोजिशन ठीक कह रही है NRO है। प्री टाइम खान साहब ने पहले अपनी कौन सी बात पूरी की है जो ये कहते थे NRO नहीं दूंगा। मकसद ये है कि इन्होंने प्री टाइम अटैम्प्ट किया, इनका सिस्टम नहीं चल रहा है, इनको पता है इनका टाइम आने वाला है। ये चेंजेस जो हो रही हैं ये बड़ी रैपिडली, बहुत अरसे से एक सकूत सा तारी था, ये सबको पता था कि चेंजिंग हुई, और उसके बाद आप देखिएगा पॉलिटिकल हालात बदलने शुरू हो जाएंगे विद इन 2-3 मंथ्स। समर साहब ये ज़मीनी हकायक से बहुत दूर हैं, ये कहीं आसमान पे रहते हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है कि ज़मीन पे आपने वापस आना है और थोड़े अरसे बाद आना है। बिल्कुल, अब टाइम बड़ा करीब आ रहा है, पौने 2 साल रह गए, ज़मीन पे वापस आना पड़ेगा। मंसूर अली खान साहब, ये जो नैब ऑर्डिनेंस आ गया, तरामीम कर दी गई काफ़ी बड़े पैमाने पर, जिसमें इदाराजाती लेवल पे किए गए फैसले, चाहे वो काबीना ने किए हैं, काबीना की ज़ैली कमेटी ने किए हैं, एक्नेक ने किए हैं, ACC ने किए हैं, या निजकारी कमेटी ने किए हैं, वो सारे के सारे जो हैं अब उन्हें इस्तिस्ना हासिल हो गया है नैब से। किसी किस्म की नैब में पकड़ नहीं है, पूछगछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं ज़ाहिर इससे फ़ायदा उठाएंगे। मुराद अली शाह साहब पे जो केसेस थे वो इससे बरी ज़िम्मा हो गए, एहसन इकबाल साहब पे फैसले थे वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, और बहुत सारे लोग निकल जाएंगे इसमें। शायद हकान अब्बासी साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, ये नहीं बच पाएंगे चूँकि ज़ाहिर इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी साथ जुड़ा हुआ है।
लेकिन गवर्नमेंट के वुज़रा तो जिन पे बहुत सारे मामला थे, बुज़दार साहब पे चीनी का वाला जो फैसला था उसमें वो फंस रहे थे, दीगर वुज़रा फंस रहे थे, वो सारे निकल के क्लीन हो गए। NRO खान साहब कहते रहे मैं नहीं दूंगा, लेकिन अमलन कहा जाए तो ये NRO दे दिया, फिर खान साहब ने खुद लिया, खुद ले लिया, दूसरों को भी दिया, अपने वुज़रा को भी दे दिया और अपने आप को भी। देखिए समर, सबसे पहली बात यह है कि मेरे ख्याल में हमें वी शुड नॉट जंप द गन, इसलिए क्योंकि कम से कम मुस्लिम लीग नून को जहाँ तक मैं जानता हूँ, बेशक वो इस वक्त अभी इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, शाहिद खान अब्बासी साहब ने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट को लताड़ा भी, सब कुछ कहा, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे आप नैब का ऑर्डिनेंस लेकर आएँ चाहे कुछ भी लेकर आएँ, लेकिन अगर नून लीग की कल को हुकूमत आ गई और अगर वो किसी तरह भी फेडरल के अंदर जो है वो किसी स्टेक्स के अंदर आ गए, तो कम से कम इमरान खान साहब और उनके वुज़रा को तो अगर किसी की ये सोच है कि वो उससे बच जाएंगे, उनको चाहे एंटी करप्शन के महकमे को इस्तेमाल करना पड़े, चाहे FIA को इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन जितनी को रिजेंटमेंट और जितना को रिवेंज जो है वो नून लीग के अंदर पाया जाता है इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये फिर भी उसमें से बच सकेंगे, अगर ये समझते हैं कि इस ऑर्डिनेंस के लाने के साथ जो है वो इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात ये कि जाहिर बात है, इसको आप अगर आपने फिर भी मेरे ख्याल में डिसेंट लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि जी इमरान खान साहब ने जो है वो ये NRO दे दिया और NRO कहते थे मैं नहीं दूंगा, सीधा सीधा एक यू टर्न है, इसको लेट्स से कि ये यू टर्न है एक, और इससे कम तो नहीं है, और उसकी बेसिस तो वो ऑलरेडी बहुत साल पहले ही, बहुत साल तो नहीं मतलब चंद साल पहले बना चुके थे कि जनाब यू टर्न तो अच्छे होते हैं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और यू टर्न तो वही लेता है जो एक अच्छा लीडर हो। तो इमरान खान साहब बेसिकली गालिबन अब एक वो जो टिपिकल एक पाकिस्तानी सियासतदान जो हमारे यहाँ पे होता है कन्वेंशनल किस्म का, वो बन चुके हैं। वो उन्होंने देखना है कि अपनी पार्टी के मफादात किस में हैं, अपने लोगों के मफादात किस में हैं, किसको उन्होंने, अब मिसाल के तौर पे ये जो पेंडोरा पेपर्स का आया, इसके ऊपर उन्होंने कहा जी हमने बैठ के कमेटी बना दी है, वो सेल बना दिया है, वो बैठ के इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये सब कुछ होगा, बहुत अच्छे। मैं बैठ के तारीख निकाल रहा था तो मैं हैरान हो गया, और आप भी जाहिर बात है ये डिटेल आपके पास भी होगी, कि वो जो शुगर कमीशन रिपोर्ट आई थी एक ज़माने में, उसको 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल। तो 1.5 साल के बाद आज भी वो जितने भी मिल ओनर हैं वो आज भी मतलब आज़ाद घूम रहे हैं, उनकी कोई पकड़ धक्कड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो NRO इन्होंने अब क्या दिया, NRO तो उन्होंने उसी वक्त दे दिया था जब आपने जहांगीर तरीन के हवाले से अदालत में जाके खड़े होकर ये कह दिया कि जी हमें तो इनकी गिरफ्तारी चाहिए ही नहीं है। तो NRO तो उधर का हो चुका है, बहुत देर हो चुकी भी है। तो मैं तो हैरान इस बात के ऊपर कि लोग इस पे हैरान क्यों हैं कि उन्होंने NRO दे दिया। ये भी जो खान साहब का चल रहा था एक बड़ा शॉर्ट, उनका एक पुराना जुमला बड़ा आजकल वो चल रहा था कि जिसमें वो कहा करते थे कि मैं नैब का कानून नहीं बदलूंगा बल्कि वज़ीर-ए-आज़म को उतरना चाहिए, उसकी वजह से सारा काम खराब है। मैं जब वज़ीर-ए-आज़म बना तो मैं 3 महीने के अंदर नैब को इतना ज़बरदस्त कर दूंगा कि बड़े बड़े डाकुओं को ये पकड़ना शुरू कर देगा। कोई कानून बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बदलने की जरूरत है। 3 साल हो गए, वज़ीर-ए-आज़म आ गए, बैठ के सारा कुछ करके देख लिया, फाइनली जाके उन्हें नैब का कानून ही बदलना पड़ा। लेकिन उसमें भी जाहिर है पकड़ दकड़ कम होगी, अब बहुत सारे लोगों को उसमें रिलीफ ही दिया गया। समर साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये थोड़ी देर पहले मोहसिन बेग साहब ने हल्का सा उस स्टोरी को छेड़ा था, बल्कि हाथ लगाया था और हाथ लगा के फिर पीछे हट गए थे और ठीक किया था। मैं भी उसको हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि ना आप लगा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जो हो रहा है, मैं चले इतना ही कह दूं कि जो हो रहा है वो अब और भी बड़े बड़े यूटर्न और बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ करवाएगा। जो ब्लेंडर्स गवर्नमेंट से एक के बाद एक हो रहे हैं, या आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं कर सकते बल्कि बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये जो बेग साहब इन्होंने इसमें जो एक और काम किया कि प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं उनको बाइख्तियार कर दिया, चेयरमैन नैब के इख्तियारात बिल्कुल ख़त्म कर दिए, तकरीबन कम ही कर दिए। अब देखना ये भी है कि जो सारी चीज़ें हैं, नैब चेयरमैन तो इस वक्त बोल नहीं रहे, ज़रा वो कॉम्प्रोमाइज़ उन्हें एक्सटेंशन मिली हुई है, लेकिन इसमें जो अपोजिशन बातें तो बड़ी कर रही है। कालेशन इकबाल साहब कह रहे थे कि मुझे इसमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है, हमें इसमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हम उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, इसके खिलाफ हम स्टैंड लेंगे। पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि वो आर्टिकल 89 के तहत इसके खिलाफ सेनेट में करारदाद लेकर आएंगे। और आर्टिकल 89 बड़ा क्लियरली कह रहा है कि अगर इसकी किसी भी ऑर्डिनेंस की एक्सपायरेशन से अगर आप पहले रेजोल्यूशन ले आए अगर आप इसको डिसअप्रूव करने की, तो फिर ये आपका जो ऑर्डिनेंस है ये आपका ख़त्म हो जाता है। अब इसमें सेनेट में अक्सरियत भी मौजूद है। नून लीग कह रही है अदालतों में जाएंगे, बार कौंसल्स को इंगेज किया जा रहा है, वो तो मेरे ख्याल से उसमें शायद रिलीफ ना मिले इन्हें, चूँकि अभी इसहाक डार साहब वाला जो रेफरेंस था उनकी सेनेट में ओथ ना उठाने वाले मामले पे,
उस पर भी हाई कोर्ट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया था ये एक आईनी मामला है, पार्लियामेंट का मामला, हम पार्लियामेंट के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। आपके पास अक्सरियत, आप जाके इसे डिसअप्रूव कर दें, तो इसमें भी शायद यही उन्हें मिले, वहाँ से जाना इन्हें पार्लियामेंट के अंदर डिसअप्रूव ही से करना पड़ेगा, शायद अदालत से इतना रिलीफ ना मिल सके। देखिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जो बाकी बार्स हैं वो इसके ऊपर मेरे ख्याल में मुशावरत कर रही हैं। दे नो बेटर कि जी कौन सा लीगल साइड उनको जाना चाहिए। जहाँ तक सेनेट और पार्लियामेंट है उसमें तो इन्होंने इजलास भी बुलाया, आज इनकी मुशावरत की है, बिल्कुल जी, आज ये सारे लोग आ भी रहे हैं और उसमें मौलाना शहबाज शरीफ एंड सारी अपोजिशन पार्टीज़। मकसद ये है कि जो भी ये गवर्नमेंट क्राइसिस पैदा कर रही है, इलेक्शन कमीशन देख लीजिए, नैब देख लीजिए, फिर वो दूसरा रास्ता है, हर चीज़ में इतना ज़्यादा तज़ाद है इनका, जिसकी वजह से रियासत और रियासत के अदारे एक ऐसे नैच पे पहुँच गए होंगे कि आप उनको अवाम के सामने भी खड़ा कर दिया और एक दूसरे के सामने भी आपने खड़ा कर दिया। तो ये नादानी है और ये स्पेशल एजेंडा है इस मुल्क को तबाह करने का। ये कहते थे मैं अदारों को मजबूत करूँगा और आप अदारों का हाल देख लीजिए। ये कहते थे ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिलेगी, वो हम इथियोपिया से भी पीछे चले गए, लास्ट 4th नंबर पे हमें। अच्छा, तो ये नहीं चीज़ें चल सकती। फिर भाई ये जो मामला है नैब ऑर्डिनेंस वाला, ज़ाहिर है बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे फैसले होते हैं जो अपोजिशन को करीब ले आते हैं। पहले भी बड़े मौके गवर्नमेंट ने दिए, लेकिन अपोजिशन जो है वो एक दूसरे पर बदएतमादी की वजह से दूर होती चली गई। पीडीएम के अंदर हमने इसका बड़ा एक वाज़े उसकी अमली मिसाल देखी। अब ये नैब का जो मामला है, इस ऑर्डिनेंस पे पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि सेनेट के अंदर हम इसे डिसअप्रूव करेंगे, लेकिन जाहिर है सेनेट के अंदर नून लीग की हिमायत के बगैर वो डिसअप्रूव इसे नहीं कर सकते रेजोल्यूशन लाकर। तो लग रहा है आपको कि इस फैसले से कोई दोबारा से कोई नून लीग पीपल्स पार्टी जो है वो करीब आ सकती है, एक मुश्तरका एक महाज जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इनिशिएट कर सकती है, या फिर वहाँ मसाइल उनके अपने बहुत सारे और दूसरा फ़ायदा भी बहुत सारे उनके अपने लोगों को हो रहा है? अच्छा देखें समर, इस वक्त जिस सूरत हाल के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं ना, नून लीग ने ऑब्वियसली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी एक पोजीशन तो वाजे कर दी है। बिलावल भुट्टो भी कल ट्वीट करके इस इशू के ऊपर अपनी पोजीशन वाजे कर चुके हैं। लेकिन क्या ये इस सिलसिले में इकट्ठे करीब होते हैं या नहीं होते, उसमें डिफरेंस एक्चुअली इस बात का ये है कि आजकल के इस माहौल के अंदर, ये जिस तारीख पे आज ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, आजकल के इस माहौल के अंदर हर बंदा जहां पे उसकी निगाह, एक आंख जो है वो एक तरफ है मुल्क के हालात, ये नैब ऑर्डिनेंस, और इस तरफ है दूसरी निगाह जो है ना वो इस्लामाबाद के जुड़वा शहर की तरफ भी है कि वहां से आजकल वहां पे क्या डेवलपमेंट हो रही है। और वो उसकी वजह से उनको पता है कि हमारी आगे की जो भी मूवमेंट्स हैं, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरफ जाना है, किससे हाथ मिलाना है, सियासी जोड़ तोड़ क्या करना है, उधर की तरफ डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। और ये मैं सारी जमातों के लिए कह रहा हूँ, चाहे उसमें नून लीग से शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे उसमें आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो हों, और चाहे ऑब्वियसली इमरान खान साहब हों। तो इसलिए क्या ये आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते, मेरे ख्याल में इसका ज़्यादा दारोमदार जो है वो ना सेनेट के अंदर है ना कौमी असम्बली के अंदर है, बल्कि शायद जुड़वा शहर की तरफ है कि वहाँ से डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, उसके बाद काफ़ी हद तक फैसले होंगे कि ये आपस में करीब आते हैं या नहीं आते। लेकिन लग ऐसा नहीं रहा जिस तरह की उनकी पोजीशंस है। फ़ायदा हो रहा है बहुत सारे लोगों को ना, मुराद अली शाह साहब को फ़ायदा हो रहा है इसमें, एहसन इकबाल साहब को फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारे लोग जो फ़ायदा उठाएंगे इससे, जिन्होंने इदारा जाती फैसले किए थे उन्हें अब प्रोटेक्शन मिल गई है। सिर्फ बयानात की हद तक ही मेरे ख्याल से देखिए प्रोटेक्शन, आप ये मत समझिए कि प्रोटेक्शन मिल गई है, उनके ज़हन में ये बात भी है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, वो मैं जो साथ वाली बात कर रहा हूँ कि साथ वाले शहर की तरफ निगाह है, वहां पे वो डेवलपमेंट्स ये देख रहे हैं कि इस हुकूमत का टाइम रह कितना गया है। मतलब ऑब्वियसली 2 साल तो अकॉर्डिंग टू द पेपर तो है, लेकिन कुछ और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसकी वजह, क्योंकि ऑपोजिशन बैठी है बार बार ये बात कर रही है कि जी हम तो इलेक्शन मोड में हैं, हम तो इलेक्शन मोड में हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इंटीरियर सिंध के दौरे कर रहे हैं, वो इलेक्शन कैंपेनिंग मोड के अंदर है। नून लीग भी जो है जिस किस्म के, जिस तरह हमजा शहबाज साउथ के अंदर गए हुए हैं, वहां पर जाके लोगों को, तो वो तो अर्ली इलेक्शन मोड में। अब जब आप अर्ली इलेक्शन मोड के अंदर हों तो फिर आपको जो मौजूदा हुकूमत है उसके किसी रिलीफ की जरूरत रह जाती है? आपके ख्याल में उनको कोई जरूरत भी है इस बात की, जब उनको नजर आ रहा हो कि सामने इलेक्शन है? सो आई डोंट थिंक कि ये बेट जो है ये ऑपोजिशन इसको बहुत ज्यादा पसंद करेगी। हाँ, वो और बात है कि मैंने जिस तरह कहा ना कि अगर कहीं से कोई इशारा ना आ गया इसकी सपोर्ट में, तो वरना मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतनी कोई अट्रैक्शन है कि क्योंकि जो मुश्किल टाइम था, कम से कम नून लीग की हद तक तो कहा जा सकता है ऑब्वियसली कि सब लोग जो हैं वो अंदर से होके बाहर भी आ चुके हैं, बेलों के ऊपर हैं सबके सब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सवाए खुर्शीद शाह के बाकी सारे ऑलरेडी बाहर हैं, तो फिर जो मुश्किल वक्त था वो तो अब उन्होंने गुजार लिया। अब जो कुछ आपने करना है, आप ये कह देंगे कि नाम निकल गया, इससे बड़ा फायदा होगा। अब क्या फायदा होगा अगर अगले इलेक्शन सामने खड़े हैं तो?
ऐसा ही है बिल्कुल। वो नवाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं ना, रिकॉर्ड पे उनका एक था कि हम भुगत चुके हैं नैब को, अब इनकी बारी है ये भी भुगते, किसी किस्म की तरमीम ना की जाए। जो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को ये पैगाम भी भेजा था कि किसी किस्म की तरमीम अब नैब के अंदर ना की जाए, लेकिन इन्होंने अपने लिए फ़िलहाल तो एक जो है वो शील्ड बना ली है जो तरमीम करके, लेकिन वो कितनी मौसर होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। प्राइम में क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। तो बात जो हो रही थी कि इशारों की, कि ज़्यादातर जो हमारी अपोजिशन की जमातें हैं वो भी किसी न किसी के इशारे की मुंतज़िर रहती हैं, वो इशारे क्या बता रहे हैं। और दूसरा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अगले 120 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानी सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। क्या होने जा रहा है, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से कि क्या अपोजिशन की जमातें जो इसे मुस्तरद कर रही हैं ज़ुबानी तौर पर, क्या वो अमलन भी सेनेट के अंदर रेजोल्यूशन ला के इसे डिसअप्रूव करने में कामयाब हो पाएंगी? ऐसा हो पाएगा? पीपल्स पार्टी नून लीग आपस में इकट्ठी हो पाएंगी इस मामले पर? हमें कमर ज़मान कायरा साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कायरा साहब, नैब ऑर्डिनेंस को बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तरद कर चुके हैं। नून लीग के एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हमें इसका फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, लेकिन हम इस पर एक असूली मौक़िफ़ अपना इख्तियार कर रहे हैं, हम इसे नहीं मानते। अब ज़ाहिर आपके पास एक आइनी तरीक़ाकार मौजूद है कि आर्टिकल 89 के तहत आप सेनेट के अंदर रेजोल्यूशन ला के इस ऑर्डिनेंस को मनसूख करवा सकते हैं, गैर मौसर कर सकते हैं। करेंगे ऐसा? नून लीग के साथ बातचीत होगी इस पे? पार्टी पॉलिसी के बारे में तो समर में इंडिविजुअली कुछ कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इन प्रिंसिपल ये बात दुरुस्त है कि मेरी जमात को भी, क्योंकि हम सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लिहाजा मेरी जमात को बाकी जमातों से राब्ता करना चाहिए, और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह करेंगे। और करके ये जो आप रास्ता बता रहे हैं रेजोल्यूशन वाला, ये करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास रिक्वेजिशन शायद किया गया है, वहाँ पे भी इस पे डिबेट होगी, और कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो भी बाकी जमातों की क़यादत से मशावरत के बाद लाए अमल असम्बली के अंदर, और अगर कोई अदालती रास्ता इख्तियार करना है तो वो भी एक मुश्तरका लाए अमल इस पे होगा, बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कोई वजह हो ना होने की, यकीनन इस पे वे फॉरवर्ड बनेगा। वैसे कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के लिए तो इसमें 50-50 वाली सूरत हाल है कि कुछ फ़ायदा भी हो रहा है, चूँकि मुराद अली शाह साहब के खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, चूँकि इसमें जो इदारा जाती लेवल पे किए गए फैसले हैं उन सबको इस्तिस्ना दे दिया गया नए ऑर्डिनेंस के अंदर। देखिए ना समर, बात यह है कि हम पहले ही कह रहे हैं कि हम इनोसेंट हैं, उन केसेस के अंदर भी इनोसेंट हैं। अगर कोई जमात या कोई बंदा ये सोचे कि मैं इस नुक्ता नज़र से एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको हम कह रहे हैं, और जो कि यकीनन इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको किसी मुफाद के तहत, भले वो हमारा मुफाद हो या इवन इदारा जाती मुफाद, तो इवन देन उसको नहीं बर्दाश्त करना चाहिए और उसके खिलाफ अक़दाम उठाने चाहिए। क्योंकि आज आपको जो कुछ नजर आ रहा है, कल आपको उससे ज्यादा बड़ी खराबियां पैदा कर ली जाएंगी। आपको आईनी रास्ता इख्तियार करना जरूरी है, बेनिफिट नहीं लेना इससे। और मैं समझता हूँ कि मेरी जमात ऐसा नहीं करेगी, और इसके लिए जो पॉसिबल वेज होंगे वो जरूर अडॉप्ट करें। अच्छा कायरा साहब, जब हम बात कर रहे हैं मुल्की सियासत की, तो एक तरफ शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अगले 120 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये इस वक्त जिस स्टेज पे हमारी पॉलिटिक्स दाखिल हो चुकी है मुल्की, ज़रा हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो वज़रा हैं उनके बयानात बड़े अजीब व गरीब आ रहे हैं। यहाँ पे जो आपने सुना होगा बयान अली अमीन गंडापुर साहब का कि 9% जो है अपने अखराजात खाने पीने की चीज़ों के कम कर दें। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरियाँ दी जा चुकी हैं। इन बयानात को आप कैसे देख रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं ये? हेलो जी कायरा साहब। जी समझ साहब, अभी आवाज़ कट गई थी। ये जो वज़रा के आजकल बयानात आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के, बड़े हैरानकुन किस्म के भी, मैंने कहूँगा कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि चीनी अगर आप 100 दाने यूज़ करते हैं चाय के अंदर तो 9 दाने उनमें से कम कर दें, लुकमे अगर 100 खाते हैं तो 9 लुकमे कम कर दें, अगर 9% महंगाई है मुल्क के अंदर। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियाँ से ज़्यादा हम दे चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर। ये इन बयानात पर आप क्या कहेंगे, ये किस तरह के बयानात क्यों आते हैं और किस तरह के मौके पर इस तरह के बयानात आते हैं वज़रा के, चूँकि आप खुद गवर्नमेंट को हक़ाइक़ और हालात से मुतसादम बयानबाजी यकीनन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। 1 करोड़ नौकरियां हम दे चुके, फलान हम कर चुके, वो 50 लाख घर भी दे चुके, वो सस्ती बिजली भी दे चुके, वो सस्ती गैस भी दे चुके।
वो मुल्क में महंगाई भी खत्म कर चुके, वो करप्शन का खात्मा भी कर चुके, सब कुछ कर चुके, इसलिए वो तो सुरखरू है। लेकिन ये जो बात है ना जी के चीनी, मैं भी यकीनन ये कहूँगा ये एक अनपॉपुलर सा स्टाइल होता है, लेकिन एक बात बहरहाल समर है, खाना खाए बगैर गुजारा नहीं है, खाना कम किए करने पर भी गुजारा नहीं है, लेकिन चीनी हमारे खाने का हिस्सा नहीं है, एक हिस्सा है उसका, और इसका कम इस्तेमाल करना बहरहाल पॉसिबल है और ये बहुत सारी बीमारियों से भी बचाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हमारे मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि हम बाहर से चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारा ज़र मुबादला भी वहां लग रहा है और हमारी सेहतों का भी नुकसान है, तो हमें अपने बजट के ऊपर बोझ कम करने के लिए इसका इस्तेमाल कम कर लेना चाहिए, खाना नहीं। हाँ, रोटी आप कम नहीं कर सकते, चावल आप कम नहीं कर सकते, बाकी चीजें। तो ये जो चीजें हैं ये ऐसी चीजें हैं जिसपे एहतियात की जा सकती है। मैं इस मामले को मैं भी सपोर्ट करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा मोहसिन बेग साहब, ये जो शेख साहब कह रहे हैं अगले 120 दिन बड़े इंपॉर्टेंट, मैं ज़रा पहले सुना भी दूँ आपको भी कि वो क्या कह रहे हैं इस बारे में, ज़रा सुन लीजिए। ये मैं बात पहले कह चुका हूँ कि 120 दिन पाकिस्तानी सियासत के बहुत अहम हैं। जी मोहसिन बेग साहब वो कह रहे हैं कि अगले 120 दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 22 अक्टूबर से पाकिस्तानी सियासत के अंदर बड़ी, वो कह रहे हैं कि गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। क्या होता देख रहे हैं, ये क्या होने जा रहा है? देखें, वो आपने मंसूर अली खान से भी सवाल किया, विद रिस्पेक्ट, बेसिकली जो अपोजिशन की जमातों को अलहदा किया गया, अब वो शख्सियात और वो चीज़ें नहीं हैं, पर्पस के लिए अलहदा किया गया था। मेरे ख्याल में ये दोनों नून और पीपल्स पार्टी हाउस में और अपर हाउस में इकट्ठे होंगे, आपको नज़र आएंगे अपोजिशन करते हुए। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो 120 दिन की शेख साहब बात कर रहे हैं, नेचुरली बैसाखियाँ टूटने लगी हैं, बैसाखियाँ बिखरने लगी हैं। आपने जिन लोगों को इतनी स्पेस दी हुई थी, वो स्पेस अब नहीं मिलेगी, और वो स्पेस और वो जो फेवरेटिज्म आप गवर्नमेंट उनसे ड्रॉ कर रही थी वो भी नहीं होगा। आपको अपने बलबूते पे चलना पड़ेगा, और ये पॉलिटिक्स है। आपने दूसरी पार्टियों को पॉलिटिक्स से ज़ीरो करना है और आगे जाना है और अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। आपने परफॉर्मेंस तो ज़ीरो की हुई है, दिखाई कुछ नहीं, किसी और के सहारे पूरे पाकिस्तान को आगे लगाया हुआ था। लेकिन बेग साहब ये जो आप बात कर रहे हैं कि नून और पीपल्स पार्टी करीब आएंगे, लेकिन नून के अंदर भी शायद जो मरियम नवाज साहिबा वाला जो धड़ा है वो तो बड़ा सख्त, उनका एक पीपल्स पार्टी के वाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका मौक़िफ़ था, जो है एक बयानात का सिलसिला भी चल रहा है पिछले 3-4 माह से। वो तो शायद उनकी पॉलिसी डिफरेंट हो पीपल्स पार्टी को लेकर। हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े क्लोज आ रहे हैं, मैं तो पार्लियामेंट की और अपर हाउस की बात कर रहा हूँ ना, मैं स्ट्रीट लेवल की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि हाउस में और अपर हाउस में आपको इकट्ठे नवाज साहिबा के बंदे ही वहाँ बैठे हुए हैं सेनेट के अंदर। देखें वो शहबाज शरीफ और वो जो सूरत हाल पार्लियामेंट के अंदर है और सेनेट में है, उसमें मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये दोनों लोग इकट्ठे होके, आप देखें 156 लोगों ने रिक्विजिट किया है कौमी असम्बली का इजलास, तो नून लीग के पास तो सिर्फ 89 सीट्स हैं, तो बाकी पीपल्स पार्टी ने भी साइन किया, इसी तरह सेनेट में भी। तो उस लिहाज से तो ये सपोर्ट करेंगे। अब जहाँ शेख रशीद साहब का बयान है, नेचुरली खुद चलना ज़रा मुश्किल होता है, सहारों से चलना बड़ा इजी था, सही है, डंडा भी था, मीडिया को भी डंडा दिया हुआ, ये ना चलाओ वो ना चलाओ, प्रेशर। तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज इस सेंस में होंगी। जो लोग नए आ रहे हैं वो उस तरीके से ऑपरेट नहीं करेंगे जिस तरीके से पहले लोग कर रहे थे। ठीक, तो खान साहब के लिए थोड़ा सा टफ टाइम होगा कि आपने अपने बल पोते पर, अपनी परफॉर्मेंस पर, अपनी सियासत पर आपने आगे आना। ठीक, मंसूर अली खान साहब, ये जो बात हो रही है इस वक्त, अगर हम अपोजिशन जमातों की बात करें तो बेग साहब कह रहे हैं कि उन्हें तकसीम थी, मामलात तकसीम डाली गई थी खान साहब को मजबूत करने के लिए, उन्हें एक स्पेस देने के लिए। वो तकसीम आपको लग रहा है कि ये बढ़ेगी आने वाले दिनों में? जिस तरह से हम पर्टिकुलरली अगर नून लीग की बात करें, सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, उसमें जो हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा खुल के अटैक किया पिछले दिनों फैज़ हमीद साहब पे, और अब वो चूँकि चले गए हैं यहाँ से। आपको लग रहा है कि ये हमला अभी भी, उसके बाद भी ये अटैक जारी रहेगा या फिर अब उनकी पॉलिसी चेंज होगी? अच्छा देखें, उसमें मरियम नवाज ने जो कुछ भी कहा था उसके अंदर वो बार बार एक पॉइंट के ऊपर एम्फसाइज करती रही थी कि जी मैं इदारे के खिलाफ नहीं बोल रही, मैं शख्सियत के खिलाफ बोल रही हूँ, मेरा ताल्लुक जो है वो शख्सियत से है।
तो अगर शख्सियत तब्दील हो जाए तो फिर जाहिर बात है उनका इदारे के ऊपर तो कोई अटैक बनता ही नहीं ना, इसके बाद तो नहीं बनेगा। ऑब्वियसली शी वुड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रीजन टू डू दैट। एक बात। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो बात कही कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो क्या मजीद करीब आ सकते हैं या नहीं, इसके अंदर एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर एक कोशिश की थी कैंपेनिंग स्टार्ट करने की। आसिफ अली जरदारी साहब आए भी थे यहाँ पे, उन्होंने बैठ के चक्कर लोगों से मुलाकातें वगैरह भी की। मेरा ख्याल में उनको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह कोई रही नहीं है। काफ़ी हद तक उनको मतलब एक क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन जो है वो सामने आ गई है। ज्यादा जोर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एक ज़हन में रखिएगा कि एक अनअनाउंस्ड फॉर्मूले के ऊपर चलते रहे हैं, और वो ये है कि जी आप सिंध में खेलें और हम पंजाब में खेलें, हम आपको नहीं तंग करते, आप हमें ना तंग करें। ये जिस तरह इमरान खान साहब कहा करते थे इन दोनों के बारे में कि ये आपस में रल मिलकर खेल रहे हैं। लेकिन अगर तो ये उस इक्वेशन के ऊपर आपस में डिसाइड वही फॉर्मूला चलता रहा। साउथ पंजाब के अंदर ये मामला लग रहा है कि वहां पे कंपटीशन की फिजा शायद बने, चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा तवील दौरा किया पिछले महीने साउथ पंजाब का, कुछ शमूलियतें भी हुई, लिया से एक उन्होंने शमूलियत वहाँ पे हुई। नून लीग भी साउथ पंजाब से ज्वाइनिंग्स करा रही है। अभी सिकंदर बोसन साहब जो छोड़ गए थे वो भी दोबारा शायद नून लीग के अंदर आ रहे हैं। बाकी भी लोग जो टूटे हुए थे नून लीग के उनको वापस ला रहे हैं। हमजा शहबाज ने जो अभी विजिट किया था, साउथ पंजाब पे फोकस बढ़ रहा है, पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी, वहाँ शायद एक फिजा बने आने वाले दिनों में। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास यूसुफ रजा गिलानी के अलावा या खोसा साहब के बेटे के अलावा और कौन सा बड़ा नाम है साउथ के अंदर अभी तक, और इसके अलावा और कोई इतना कोई बड़ा नाम अभी तक भी पार्टी के अंदर नहीं आ सका। मेरा ख्याल में साउथ अभी भी ओपन है, और इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो जहांगीर तरीन फैक्टर भी है, और उसके अंदर एक फैक्टर खुसरो बख्तियार फैक्टर भी है। खुसरो बख्तियार साहब लास्ट टाइम नून लीग से जब उनका वो जो साउथ का पूरा एक ब्लॉक था, वो पूरा ब्लॉक उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ले गए थे। क्या वो अगले इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक रहते हैं या नहीं रहते, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो साउथ तो अभी भी ओपन है, लेकिन साउथ पूरा पंजाब नहीं है। साउथ पंजाब फिर भी एक साउथ ही है, वो सेंट्रल पंजाब नहीं है, वो नॉर्थ नहीं है। तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर भी कोई सेंटर और नॉर्थ के अंदर कोई बहुत बड़े गेन्स करते हुए नहीं देख रहा। एक बात। दूसरी बात, वो मेरा पॉइंट वही था कि अगर तो उस फॉर्मूले के ऊपर ये चलते रहे कि आप पंजाब के अंदर जो है वो अपने परना निकालें, हम सिंध के अंदर अपने परनी निकालेंगे, तो सत्ते खैराने सब ठीक है, तब तक तो ये कहानी चलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे टसल स्टार्ट हुई तो फिर प्रॉब्लम आएगा। दूसरी बात ये, हम सब इस डिस्कशन में जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, हम एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मेरे ख्याल में मिस कर रहे हैं, और वो है जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है। आपको याद है कि पिछली जब हुकूमत में जो कुछ भी हुआ था, उसका आगाज जो हुआ था वो बलूचिस्तान से हुआ था। अब दोबारा बलूचिस्तान के अंदर जो है वो हम एक कश्मकश देख रहे हैं कि वहां पे बाप पार्टी के अपने अंदर जो है वो काम स्टार्ट हो गया। तो ये जो कुछ भी स्टार्ट हुआ है, ये कोई मतलब बिला वजह नहीं हुआ। ऑब्वियसली हम भी जानते हैं, सारे जानते हैं कि बाप पार्टी जो है वो किस तरह ऑपरेट करती है, और उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछली मरतबा जिस तरह से तब्दीली का आगाज़ जो है वो बलूचिस्तान से हुआ था, क्या इस मरतबा भी वो तब्दीली बलूचिस्तान में आती है और उसका फॉल आउट जो है, उसका असर जो है वो सेंटर की गवर्नमेंट के ऊपर आता है या नहीं? ये आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग हैं। और अब कुछ ज़रा बात कर लेते हैं वज़रा के बयानात के हवाले से। ज़रा आपको सुनाते हैं जी, बड़े इंटरेस्टिंग बयानात आजकल हमारे वफाकी वज़रा दे रहे हैं। आपको सुनाते हैं अली बिन गंडापुर साहब लोगों को क्या मशवरे दे रहे हैं, जो 9% महंगाई की शरह है उससे बचने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। और फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात हैं, खान साहब ने तो कहा कि बताएं लोगों को, अच्छा सब बताएं। वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियों से ज़ायद हम दे चुके हैं। ज़रा ये बयान सुन लें। तो अगर नाव दाने कम हो जाए, मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है, अगर नाव निवाले कम खा लूं, निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है। जी, ये बयानात आपने सुने नाज़रीन, वज़रा के बड़े इंटरेस्टिंग ये बयानात हैं, हैरान कुन भी हैं और परेशान कुन भी हैं। मोहसिन बेग साहब, ये क्या कर रहे हैं हमारे वज़ीर? अवाम को इतना सादा समझते हैं कि इस तरह की बातें करके वो बहला लेंगे? नहीं, एक्चुअली समर, ये लोग, मैंने आपको बताया कि पावर एक ऐसी चीज़ है, आपको ना आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। मैंने ये मेरे ख्याल में कैरियर में कोई 10वीं असेंबली होगी और मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस बार मुझे यकीन करें, रोज़ एवरी सिंगल मॉर्निंग मैं हैरत ज़दा होता हूँ कि यार ये लोग कहाँ से आए हैं, कौन है? इतना लोगों को बेवकूफ़ बनाना और ढिठाई से बोलना और सब चीज़ों को रद्द कर देना। कहा कि जी 4% ग्रोथ हो गई, कहाँ है 4% ग्रोथ? 3.4 की प्रोजेक्शन है। डॉलर मुस्तहकम हो रहा है, कहाँ हो रहा है जी? मकसद ये सारा बयानिया समर साहब झूठ पे मबनी है, प्रैक्टिकल लाइफ में ज़ीरो है। जो बातें हैं खान साहब की मुंह से ज़बानी जमा कर, लेक्चर बड़ा है,
रियासत मदीना भी बना दी, दरख्त भी लगा दिए, महंगाई भी कम कर ली, इस्लाहात भी ले आए। प्रैक्टिकली आप जानते हैं अवाम माशाल्लाह बाशऊर है और इनको वोट जो था पीटीआई को जो भी वोट मिला वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोगों ने दिया। वो समझते हैं कि इन्होंने क्या खराबी की है और किस जगह झूठ बोला है और मुसलसल तवातर से झूठ बोल रहे हैं। मंसूर अली खान साहब, आपका कोई कमेंट मुझे चाहिए। ये जो वज़रा के बयानात के वाले से इस तरह के बयानात से क्यों दे रहे हैं? क्या आवाम को इतना सादा और मासूम समझते हैं ये लोग? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें बहुत बड़ी वजह यह है कि फ्रस्ट्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है ना। अब आर्गूमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, अब मज़ीद कोई आर्गूमेंट्स नहीं दिए जा सकते। वो जो यूट्यूबर्स की चमचों की एक पूरी फौज है जो दिन रात आपको बैठ के बताती है कि पाकिस्तान ने कितनी तरक्की कर ली है, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, पाकिस्तान इतना पावरफुल हो गया कि अमेरिका, रूस और चाइना जो है उसके सामने घुटने टेक के बैठ गया। लेकिन हमें समझ नहीं आती क्या हो रहा है। इमरान खान साहब को आके खुद कहना पड़ता है बुज़दार साहब के साथ बैठ के कि जी आप इतने काम कर रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को नजर नहीं आते। फयाजुल हसन चौहान साहब को आपको 3 दफ़ा लगा के 3 दफ़ा हटाना पड़ता है। खजाना के बारे में पता नहीं है, वजीर खजाना आपके पास 16 तारीख से होगा या नहीं होगा। एफबीआर का चेयरमैन आप 7वां लगा चुके हैं। आईजी पंजाब कितने तब्दील हो चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी पता नहीं कितने तब्दील हो चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी के बारे में लाहौर के अंदर अफवाह यह है कि उनका भी कोई ज्यादा टाइम यहाँ नहीं गुजरेगा क्योंकि एक पसंदीदा खिलाड़ी है जिसको लाके एक्चुअली सीट के ऊपर बिठाना है। तो जब ऐसा माहौल बन चुका हो, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इन्फ्लेशन आपकी कहां से कहां जा रही है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो आई है वो भी सारा कुछ बताती है। ऐसी सूरत हाल में फिर आप हवाई फायरिंग करते हैं और ये हवाई फायरिंग ही हो रही है। बहुत शुक्रिया। ये फ्रस्ट्रेशन है जिसमें हवाई फायरिंग गवर्नमेंट के वज़रा की तरफ से की जा रही है। आपका मंसूर अली खान साहब शुक्रिया बहुत। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन एक क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला था उसने बहुत तबाही मचाई, लेकिन उस ज़लज़ले के बाद हमने क्या सबक सीखा? क्या हम एक और तबाही को फिर से दावत दे रहे हैं? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बड़ा मशहूर शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। 8 अक्टूबर 2005 का जो ज़लज़ला था, मैंने ख़ुद मुज़फ़्फ़राबाद में उस वक़्त विटनेस किया। ये सारी तबाही अपनी आँखों से देखी। अपने गिरदो नवाह में इन हाथों पे लोगों के मैंने जनाजे उठाए और सड़क पर चलते हुए अननोन लोगों की जनाजे भी उठाने में उनको कांधा दिया। और ये तबाही जो थी, ज़ाहिर है एक मैग्नीट्यूड इतना बड़ा था उस ज़लज़ले का कि आनन फानन देखते ही देखते सब कुछ मलिया मेट हो गया और 80,000 कीमती जानें इसमें चली गईं और लाखों जो ख़ानदान हैं वो इसमें बेघर हो गए। लेकिन नाज़रीन, आज 16 साल गुजरने के बाद एक तो जो बुनियादी चीज़ है, जो मसला है, उसकी तरफ मैं अगर निशानदेही करूँ तो 14,704 मनसूबे थे तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, मामूलियात के शोबे में, दीगर शोबों के अंदर। उनमें से सिर्फ अभी तक जो है 10,978 यानी कि 10,978 मनसूबे 16 साल में मुकम्मल हुए हैं। 2,099 पे काम जारी है। 1,628 मनसूबे आज भी ऐसे हैं जिन पे अभी तक काम शुरू ही नहीं हो सका। तालीम के शोबे में 248 ऐसे मनसूबे यानी 248 स्कूल ऐसे हैं जिन जो आज तक तबाह हुए थे, शेल्टर्स में चल रहे हैं। वहाँ गर्मी है, सर्दी है, बच्चों के पास इमारत नहीं है, वो नहीं बन सके आज तक। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि मुज़फ़्फ़राबाद शहर से मेरा ताल्लुक़ है। वहाँ मैंने ख़ुद देखा है कि एक सेटेलाइट टाउन बनना था, वहाँ ज़मीन तो ले ली गई लेकिन शहर वहाँ पे आबाद नहीं किया गया। लोगों ने उसी तबाह हाल जगहों पे कसीरुल मंज़िला इमारतें खड़ी कर ली हैं। किसी किस्म के बिल्डिंग कोड्स का ख्याल नहीं रखा गया, किसी किस्म के NOC नहीं लिए गए। बेहंगम कंस्ट्रक्शन हो रही है, बग़ैर किसी बिल्डिंग कोड्स के, बग़ैर किसी अप्रूवल के कसीरुल मंज़िला इमारतें बन रही हैं। और हम मुज़फ़्फ़राबाद शहर जो है ये फॉल्ट लाइन के ऊपर वाक़ है, तो हम एक और तबाही को ख़ुद से दावत दे रहे हैं अपनी कोताही की वजह से, अपनी गफलत की वजह से। इस पर मेरे ख्याल से हमारे इदारों को जो मुतल्लिक़ीन हैं उन्हें आंखें खोलनी चाहिए। आज की शो में इजाज़त दीजिए।